ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आज का अपना टॉपिक एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन है, जो कि सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर में। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस होता क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्कोप क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात लोन का क्लासिफिकेशन देखेंगे और क्रेडिट का इंडियन एग्रीकल्चर में क्या रोल है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस की डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडी, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस विच इज़ द कोर सेक्टर ऑफ द कंट्री। यानी कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरल मतलब ये होता है कि अपन को पढ़ना, एग्जामिन करना और एनालाइज करना। यानी कि अपने को किसी भी बिज़नेस को या फार्म के बिज़नेस को अपने को समझना है कि वो अपने को समझना है। कुल मिला के उसको कैसे समझने को अपन तीन टर्म दे रखी है कि स्टडी, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडी, एग्जामिनिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को पढ़ना। एग्रीकल्चर फाइनेंस है तो एग्रीकल्चर का फाइनेंस को स्टडी करना है अपने को। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडी, एग्जामिनिंग, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जो कि फार्म बिजनेस बनाने वाले हैं। तो अपने को छोटे लेवल पे भी पढ़ना है, पर बड़े लेवल के हिसाब से अपने को इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडी, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस विच इज़ द कोर सेक्टर ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर एक कोर सेक्टर है, एक अभिन्न हिस्सा है कंट्री का। एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, अपने को जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पढ़ना है एग्रीकल्चर फाइनेंस में, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में क्या आता है। तो एग्रीकल्चर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इंक्लूड मनी मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड डिस्पोजल। जो भी मनी मैटर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में, या फिर अपने को उसको निपटाना है, या फिर उसके डिस्पोजल में, या फिर उसके यूज़ में, मतलब कि उसका यूज़ हो रहा है, तो उससे जो भी मनी मैटर है एग्रीकल्चर फाइनेंस का, तो वो सब अपने को फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आएगा। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज़ यूज्ड इन बोथ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस को अगर अपन ने बांटा है कि मैक्रो लेवल क्या होता है और माइक्रो लेवल, दो पहलू हैं इसके, जिसके आधार पर अपन ने बांटा है कि मैक्रो लेवल क्या होता है कि बड़े स्तर पर अपने को फाइनेंस को देखना है, और माइक्रो लेवल क्या होता है कि छोटे स्तर पर अपने को फाइनेंस को देखना है। तो मैक्रो फाइनेंस में एग्रीकल्चर के बड़े बिजनेस जैसे कि डील्स विद द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज अ होल इन the economy, and it is also concerned with lending procedure, rules, regulation, monitoring and controlling procedure of different agricultural credit institute। मतलब कि माइक्रो फाइनेंस में ये होता है, माइक्रो फाइनेंस डील करता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड। मतलब फंड को रेज करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनके साथ डील करता है एग्रीकल्चर के, जो कि एक पूरे इकोनॉमी में रोल देता है, पूरे अपने देश की इकोनॉमी में रोल देता है, उन बिज़नेस को देखता है ये। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द लैंडिंग प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन, मॉनिटरिंग। मतलब कि अपने को फंड का लैंडिंग, मतलब कि अपने को किसी भी, मतलब कोई भी फैक्ट्री डालनी है एग्रीकल्चर की, तो वो लैंडिंग प्रोसीजर को, उसके रूल्स को, रेगुलेशन को, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसीजर की मॉनिटरिंग मतलब ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करेगा। प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट, मतलब क्रेडिट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है उसका वो ध्यान रखिएगा। ऑन द अदर हैंड माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये किससे बात करें, छोटे स्तर पर बात करेगा। माइक्रो मतलब छोटा। तो माइक्रो फाइनेंस रिफर्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये अपन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल फाइनेंस के अपन टॉपिक है। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करें तो ये क्या करता है कि माइक्रो फाइनेंस कि ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखेगा ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस। हर एक प्रत्येक एक आदमी इंडिविजुअल फार्म बिजनेस, हर एक फार्म बिजनेस को देखेगा। जबकि माइक्रो फाइनेंस का तो था एक होल, एग्रीकल्चर सेक्टर इज होल को स्टडी कर रहा था, जबकि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे ये ध्यान रखेगा। तो इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट एंड इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी एज हाउ इंडिविजुअल फार्मर। ये किससे जुड़ा हुआ है कि स्टडी से जुड़ा हुआ है कि कैसे एक इंडिविजुअल, हर एक मतलब एक कोई भी इंसान या फिर कोई भी फार्मर है तो वो कैसे अपने क्रेडिट का यूज़ करता है और अपने रिसोर्सेज को कैसे वो प्राप्त करता है, इसके बारे में ये पढ़ता है। माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद स्टडी एज हाउ इंडिविजुअल फार्मर considers various sources of credit and allocate the resources। इम्पोर्टेंस की बात करें, एग्रीकल्चर फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। फाइनेंस, एग्रीकल्चर का फाइनेंस का, एग्रीकल्चर के वित्त का,
वित्त से रिलेटेड है सब कुछ। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इट स्ट्रेथन्स द फार्मिंग बिजनेस एंड ऑगमेंट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। मतलब आपके पास अगर पैसा है, फार्मिंग बिजनेस में अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका क्या रोल होगा। तो ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है फार्म बिजनेस को मजबूती प्रदान करेगा, पहली बात तो ये। और ऑगमेंट्स द प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएगा ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो उसके पास नहीं है। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं, मान लो आप फार्मर हो, आपके पास सामान नहीं है, तो आपके पास अगर फाइनेंशियल पैसे आ गए तो आप क्या करोगे, उससे आपकी रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्स की कमी पड़ रही है, आपको कुछ उत्पादन करना है, उसके लिए आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो आप उसको क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उसकी हेल्प लोगे। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या करता है, इट स्ट्रेथन, मतलब क्या मजबूती प्रदान करता है। तो फाइनेंशियल बिजनेस में आपको, फार्मिंग बिजनेस में आपको मजबूती प्रदान करता है। और ऑगमेंट्स यानी कि प्रभावित करते हैं, यानी कि बढ़ावा देता है प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो भी कम है, जो रिसोर्स नहीं है, उसको बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑल्सो हेल्प्स इन बूस्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में मदद करता है। इट इज़ लीडिंग टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल, यानी कि लीडिंग टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट करेगा रूरल पीपल के लिए, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड को और बढ़ाएगा, ताकि आपको पैसे दिए तो पैसे से पैसे बनता है, जैसे कि आपने सुना हुआ है। तो वो जो भी रूरल पीपल है तो उनको पैसे प्रदान किए तो वो और अपने लेवल को बढ़ाएंगे ना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स द रिडक्शन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इम्बेलेंसेज, मतलब किसी रीजन में अगर इकोनॉमिक इम्बेलेंस चल रहा है तो उसको भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। और इट कंट्रीब्यूट्स टू द रिडक्शन इन रीजनल इकोनॉमिक इम्बेलेंसेस, किसी रीजन में अगर इकोनॉमिक इम्बेलेंस चल रहा है तो उसकी इम्बेलेंस को ये ख़त्म करने में मदद करेगा। डेवलपमेंट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट इन एग्रीकल्चर, मतलब इनपुट या आउटपुट मार्केट को बढ़ाएगा। आपके पास अगर क्रेडिट आया, पैसा आया, आपने क्या किया उससे, है ना, आपने फसल वसल कुछ हो गई तो आपने इनपुट या फिर आउटपुट, इनपुट मतलब आपने कुछ सामान खरीदना पड़ेगा और ज़्यादा बड़े बड़े आपको ट्रैक्टर वगैरह लेने पड़ेंगे, तो ये इनपुट हो गया। और आउटपुट मतलब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो आपने आउटपुट मार्केट में भी हेल्प की। तो डेवलपमेंट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट मार्केट इन द एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगा, है ना। आपने एग्रीकल्चर से और डेवलप, मतलब एग्रीकल्चर को आपने और बढ़ावा दिया, तो आपने एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्रियों को भी तो बढ़ावा दिया है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, तो आपके पास अगर पैसा है तो आप अलग अलग तरह की सब्जियां वगैरह कुछ उगाओगे, तो उससे फार्मिंग का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। फॉर इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आपको क्रेडिट मिला तो आपने इन्वेस्टमेंट किया मशीनरी और इक्विपमेंट के, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। वीकर सेक्शन ऑफ फार्मिंग सोसाइटी टू बी मोटिवेटेड, अब फार्मिंग वीकर सेक्शन है ना, उनको क्या पैसे भी नहीं मिलते वगैरह, कुछ नहीं मिलता है, तो आपको एग्रीकल्चर फाइनेंस से उनको क्या मिला कि मोटिवेटेड हो गए, उनको पैसे मिले, तो वो भी आप एग्रीकल्चर में अपना योगदान दे पाएंगे। और लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो रिटर्न, तो इस साइकिल को ब्रेक करना है कि अपने पास सेविंग ही नहीं थी पहले, तो उसके लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, और इन्वेस्ट नहीं करते थे तो उनके पास रिटर्न नहीं मिलता था। अब क्या होगा कि अब उनके पास पैसे आए हैं तो उनके पास सेविंग ज़्यादा होगी, उनको मतलब जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनके पास सेविंग ज़्यादा होगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास रिटर्न आएगा, तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। तो ये इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए भी एग्रीकल्चर फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर फाइनेंस के स्कोप की बात करें तो 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इसके स्कोप को बयां करती हैं। जैसे कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, मतलब अगर आपके पास फाइनेंस है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। प्रोडक्शन इन द सेंस कि आपको पैसे मिले तो आपने क्या किया, और ज़्यादा सीड लाए और अच्छे इम्प्लीमेंट यूज़ किए तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये स्कोप है इसका। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि आपके पास पैसा आया तो आपने क्या किया, और भी जगह आपने पैसे लगाए, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़, आपने अगर कुछ सामान उत्पादन किया, पैसे आया आपके पास और आपने उत्पादन किया, तो मार्केटिंग किया आपने अपने सामान की, दूसरे लोगों से मुलाकात की, आपने बड़े स्तर पर अपना प्रोडक्शन धंधा आपने स्टार्ट किया, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो 3 इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, क्रेडिट, यहाँ एडवांस। तो लोन क्या होता है, क्लासिफिकेशन कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर बार आ चुका है, ज़्यादातर बार आपके पिछले सेमेस्टर में आपके हर साल आता है। तो लोन क्या होता है, लोन आर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पस ऑन सर्टेन कंडीशन ऑन सम इंटरेस्ट विच शुड बी रिपेड लेटर, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज क्रेडिट। तो लोन क्या होता है, कुछ अमाउंट आप मान, चलो आप इसको इस टॉपिक को आप आके बंद करो और मानो लोन क्या होता है, आपने अपने दोस्त से आपने ना कुछ पैसे लिए, है ना, तो कुछ पर्पज़ के लिए आपने लिए, मान लो मुझे कुछ गाड़ी खरीदनी है तो मैंने उससे पैसे लिए, है ना, और कुछ कंडीशन पे कि मैं तुझे 10 दिन में लौटा दूंगा, है ना, यही कंडीशन रहेगी। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लोन्स आर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कुछ अमाउंट होता है मनी का, प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पस, कुछ पर्पस के लिए आपको दिया जाता है, ऑन सर्टेन कंडीशन, इस किसी कंडीशन पर, किसी मतलब
टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो किसी कंडीशन में आपको दिया जाता है ऑन सम इंटरेस्ट, और कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाता है कि 10 दिन बाद मुझे तू 100 रुपये अगर मैंने तुझे आज दिए तो 10 दिन बाद तू मुझे 120 रुपये दे देना, तो ऑन सम इंटरेस्ट विच शुड बी रिपेड लेटर, जो बाद में दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज क्रेडिट। क्रेडिट लोन को ही क्रेडिट कह सकते हैं। क्रेडिट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्रेडिट या लोन को क्लासीफाई कर रखा है, तो बेस्ड ऑन पर्पस, कि पर्पस के अकॉर्डिंग आपने लोन को क्लासीफाई कर रखा है कि क्या पर्पस हो सकता है किसी भी लोन को, कि अपने को कुछ प्रोडक्शन लोन चाहिए यानी कि कुछ उत्पादन के लिए अपने को लोन चाहिए, या फिर मार्केटिंग लोन चाहिए, या फिर अपने को यानी कि अपने को अपने जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना है, अपने को बड़े स्तर पर ले जाना है, तो उसके लिए भी अपने को पैसे का खर्च चाहिए होता है। या फिर कंजप्शन लोन यानी कि अपने खुद के जीवन के खर्चे के लिए, अपने परिवार के खर्चे के लिए। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्शन लोन क्या होते हैं? दिस लोन्स आर इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोस यानी कि पूरा जो उत्पादन है उसी को ग्रोस कहते हैं। तो ये लोन क्या होते हैं? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोस यानी कि पूरा ग्रोस का प्रोडक्शन करने के लिए जो लोन लिया जाता है, अपने पूरे खेत खलिहान के लिए जो प्रोडक्शन के लिए जो भी लोन लिया वो प्रोडक्शन लोन आ गया। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीजनल एग्रीकल्चरल या क्रॉप लोन कह देंगे। प्रोडक्शन कैसे होगा? क्रॉप से, क्रॉप लोन कह दिया। और ये सीजनल यानी कि आपके सीज़न के अकॉर्डिंग ही होता है प्रोडक्शन, तो सीजनल एग्रीकल्चरल लोन भी कहते हैं इसको। मार्केटिंग लोन क्या होते हैं? दिस आर द लोन गिवन फॉर हेल्पिंग द फार्मर टू ओवरकम डिस्ट्रेस सेल एंड मार्केट द प्रोड्यूस इन बेटर वे। यानी कि ये लोन जो होते हैं है ना, वो फार्मर को दिए जाते हैं कि उनको अपने जो डिस्ट्रेस सेल है, जो अपना सामान जो है बिका नहीं या कुछ भी रीज़न रहा जो जिनसे वो बिका नहीं है ना, तो उनका बेटर यूटिलाइज़ कर सके और उनका मार्केटिंग करके वो उनसे पैसा कमा सकें। तो उसके लिए जो लोन दिया जाता है वो मार्केटिंग लोन होता है। और एक कंजप्शन लोन होता है, एनी लोन एडवांस फॉर द पर्पस अदर देन प्रोडक्शन के अलावा कोई भी लोन दिया आपने तो वो उसके खुद के खर्चे के लिए होगा, तो वो कंजप्शन लोन में आएगा। बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम के अकॉर्डिंग लोन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं? जो 6 से 18 महीने के लिए दिया जाता है। मीडियम टर्म लोन क्या होता है? जो कि 18 से 5 साल के लिए दिया जा रहा है। और लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं? जो कि मतलब 20 साल से भी ज़्यादा या 5 साल से भी ज़्यादा दिया जाता है, 5 साल से भी ज़्यादा के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? दिस लोन आर टू बी पेड विद इन अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 महीने से लेकर 18 महीने। 6 महीने से 18 महीने के बीच में जो लोन वापस लोन का बकाया करना होता है, उन लोन को शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? आपने सीड के लिए लोन लिया, अभी आपने सीड उगाए और 6 महीने बाद आपने क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया और उस सीड को आपने बेचा, यानी आपने प्रोडक्शन को बेचा और वो पैसे आ गए और सीड के लिए आपने जो लोन लिया था वो उसको आपने वापस ख़त्म कर दिया, तो शॉर्ट टर्म लोन में आ गया। और फर्टिलाइज़र में भी सेम बात है। और मीडियम टर्म लोन क्या होता है? दिस आर लोन एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 18 से 5 साल। 18 महीने से लेकर 5 साल के लिए जो लोन दिया जाता है वो मीडियम टर्म लोन में आता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक मोटर के लिए लिया, तो इलेक्ट्रिक मोटर थोड़ी महंगी आती है, तो उसके लिए आपको उतना पैसा बनाने के लिए टाइम लगता है, तो ये मीडियम टर्म में लोन आता है। और लाइव स्टॉक यानी कि आपने किसी भी गाय भैंस के लिए लिया तो वो भी मीडियम टर्म लोन में ही आएगा, 18 से 5 साल। लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो दिस लोन्स फॉर रीपेमेंट ओवर अ लॉन्ग टाइम रेंजिंग फ्रॉम 5 ईयर टू मोर देन 20 ईयर। मतलब ये रीपेमेंट ओवर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक चलेगा, जो कि 5 साल से लेकर 20 साल तक चलेगा। जैसे कि लैंड के लिए लोन ले लिया, किसी ज़मीन खरीदनी है आपको, तो 5 साल से या 20 साल से आपको ज़्यादा ही टाइम चाहिए होगा। 6 महीने तो में तो आप उसके पैसे नहीं दे सकते, आप इतने अमीर हो तो फिर दे सकते हो, बाकी नॉर्मली नहीं दे सकते। तो इसलिए लैंड या बिल्डिंग खरीदी आपने तो उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन का सहारा लेते हैं। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपने कुछ ज़मीन के कागज़ दे दिए कि भाई अगर मैं नहीं दे पाया तो आप मेरी ज़मीन ले लेना, तो वो सिक्योर्ड लोन में आ जाएंगे। और अनसिक्योर्ड लोन में कौन कौन से आएंगे? कि आपने अपने दोस्त से लिया, अरे तू मेरे से भी क्या सिक्योरिटी लेगा, तो वो कोई भी सिक्योरिटी नहीं, कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने आपको पैसे दिए, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लोन्स एडवांस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी बाय द बोरोवर आर टर्म्ड एज सिक्योर्ड लोन। जो लोन किसी सिक्योरिटी के साथ किसी बोरोवर को आपने लोन दिया तो वो सिक्योर्ड लोन में आएगा। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की भाई मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, तो उस कॉन्फिडेंस बोरोवर जो लेने वाला लोन है और जो देने वाला लोन है, उन दोनों के बीच का कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट के आधार पर जो ट्रांजेक्शन दिया जाता है, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी इन द सेंस कि लिक्विडिटी क्या होती है कि आप अपने मतलब जो लोन लिया या फिर कुछ भी आपने खर्चा किया तो उसको आप कितनी जल्दी आप वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। सेल्फ लिक्विडिटी मतलब अपने आप फटाफट
कैश में कन्वर्ट होने वाले लोन और नॉन लिक्विडेटिंग या पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन होते हैं। और बस ये 2 टाइप होते हैं, नॉन लिक्विडेटिंग और सेल्फ लिक्विडेटिंग। सेल्फ लिक्विडेटिंग क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द इनकम जनरेटेड थ्रू दिस लोन्स हेल्प्स द फार्मर टू रिपे द एंटायर लोन अमाउंट इन सेम सीजन और ईयर। मतलब एक ही जो इनकम जनरेट हुई, आपने लोन लिया और जो इनकम जनरेट हुई वो उसी साल आप वापस मतलब जो इनकम जिस काम के लिए लिया आपने, तो वो जो काम हो जाएगा तो आपके इतने पैसे होंगे कि आप वापस उस लोन को रीपे कर सकते हो। तो उसे सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन कहेंगे। मतलब एक सीज़न या एक ईयर में ही आप वापस दे सकते हो। पार्शियली नॉन लिक्विडेटिंग लोन में क्या आएंगे, तो जो लोन जनरेटेड बोरोइंग टू हेल्प द पार्ट ऑफ लोन विल हेल्प द पे पार्ट ऑफ लोन। मतलब आपने ऐसे लोन लिया कि ना आप उसे खाली एक कुछ छोटा टुकड़ा, जैसे 2 लाख का लोन लिया तो आप खाली 50,000 रुपये दे पाओगे, तो वो पार्शियल या नॉन लिक्विडेटिंग लोन में आएगा। बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड दिस लोन्स आर एडवांस्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल एजेंसी के जो लोन पास करेगी तो उसे एक्टिविटी ओरिएंटेड कहेंगे। जैसे सेरिकल्चर के लिए लोन दे दिया तो वो सेरिकल्चर लोन में आ गया, किसी ट्रैक्टर के लिए दे दिया तो ट्रैक्टर लोन में। तो ये किसी इंडस्ट्री या एजेंसी के आधार पर बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड और बेस्ड ऑन अप्रोच मतलब, तो बात कर देते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच की। अप्रोच में 3 चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल अप्रोच, एरिया अप्रोच और DIR अप्रोच, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच में क्या आता है कि ये लोन एडवांस होते हैं बाय द लेंडिंग एजेंसी के द्वारा जो लोन एडवांस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर कोई पोटेंशियल बोरोवर जो सही में चाहता है लोन, उसके लिए जो लोन अप्रूव होते हैं उसी को इंडिविजुअल अप्रोच कहते हैं। एरिया अप्रोच क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि उदयपुर है, उदयपुर में मान लो कि लोग बहुत गरीब है ना, गरीब है तो उनको क्या किया, लोन देना पड़ेगा। तो उदयपुर वाले लोगों को लोन देना है तो अपने सरकार ने क्या किया कि 1% इंटरेस्ट से दिया, कि इंटरेस्ट रेट कम कर दी। तो ये क्या हुआ, एरिया अप्रोच हो गई कि आपने उदयपुर वालों को लोन दिया। तो द लोन आर एडवांस बाय द सेलेक्टिंग द कॉन्टिजिनस एरिया, कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लिया, कोई भी स्पेसिफिक एरिया बाय द बैंक ब्रांच ने किसी भी कॉन्टिजिनस एरिया में लोन पास किया तो वो एरिया अप्रोच हो गया। DIR लोन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई गरीब लोग होते हैं तो उनकी क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम रेट पे अपन देते हैं, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन्स आर एडवांस बाय द वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। वीकर सेक्शन जैसे कम्युनिटी को अपन ने क्या किया, DIR लोन दिया, डिफरेंशियल रेट मतलब अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अप्रोक्स 4% पर एनम बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट विद द फार्मर के कॉन्टैक्ट के आधार पर डायरेक्ट लोन या इनडायरेक्ट लोन, कि आप फार्मर को अपने नाम पहचान से जानते हो तो डायरेक्ट लोन हो जाएगा, और जो नहीं जानते हो किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा फार्मर को दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट लोन हो जाएगा। दिस डायरेक्ट लोन में क्या होता है, दिस आर एडवांस डायरेक्टली टू द फार्मर, जो डायरेक्ट को फार्मर को अब दिया जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन एजेंसी डायरेक्टली डोंट फाइनेंस टू द फार्मर, कोई भी इंस्टीट्यूशन एजेंसी फार्मर को डायरेक्ट लोन नहीं देती है कि किसी भी मतलब कोई ट्रैक्टर में, जैसे ट्रैक्टर के लिए लोन देना है तो ट्रैक्टर की रेट ही कम कर दी तो वो इनडायरेक्ट लोन दे दिया फार्मर को। रोल ऑफ क्रेडिट इन इंडियन एग्रीकल्चर में रोल क्रेडिट यानी कि लोन का क्या महत्व है, कि आपको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लोन की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए आपको फसल उत्पादन के लिए लोन की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी भी बच्चे की शादी करानी है, या फिर कुछ हॉस्पिटल में इलाज कराना है तो उसके लिए भी लोन चाहिए, अनप्रोडक्टिव लोन चाहिए। तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव नीड के अकॉर्डिंग लोन चाहिए। लोन्स फॉर द परचेज ऑफ केटल, इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइज़र, इनपुट, सीड, मशीनरी एक्सेट्रा। लोन्स फॉर परचेज, किसी भी आपको केटल, इम्प्लीमेंट, फर्टिलाइज़र, इनपुट, सीड, मशीनरी वगैरह आपको लेनी है तो उसके लिए लोन चाहिए। फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, आपकी फैमिली के खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपको लोन लेना पड़ेगा, बच्चे की शादी करानी है, बेटी का पढ़ाई करनी है तो वगैरह उसके लिए लोन देना वो फैमिली एक्सपेंस में आता है। फॉर नॉन फार्म बिजनेस पर्पस लाइक रिपेयर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपके प्रोडक्शन को मतलब रिपेयर करना, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, बिल्डिंग। जो नॉन फार्म बिजनेस है, फार्म के बिजनेस में तो नहीं आ रहे हैं आपके, मतलब उत्पादन में तो लोन नहीं दे रहे हैं, पर रोल दे रहे हैं, इनडायरेक्टली लोन दे रहे हैं, ना कि डायरेक्ट लोन दे रहे हैं। फॉर एग्रीकल्चर पर्पस लाइक सीड, वेजेस, इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, हायर चार्जेस ऑफ फार्म, परचेज ऑफ लाइव स्टॉक, इन सब के लिए लोन देते हैं। अदर पर्पस जैसे कि रीपेमेंट ऑफ ओल्डर लोन, डिपॉजिट विद द इंस्टीट्यूशन एजेंसी, मतलब आपके पहले का जो लोन आपके बकाया चल रहा है तो उसके लिए आपने क्या नया लोन ले लिया है ना, ताकि आप पुराना लोन दे सको, ताकि नया लोन आपके चले। तो ये अदर पर्पस के लिए भी आप लोन ले लेते हो। तो ये था आज के लिए। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपको, अगर ये इसका PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। बाकी अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 7568511221।
बाकी मेरे मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप व्हाट्सएप कर देना, और क्या कौन से वाले नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू, बाय।